हेलो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स करने के बाद आज हम नाइट्रोजन के जो ऑक्सो एसिड्स बनते हैं, नाइट्रोजन जो ऑक्सो एसिड्स बनाता है उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्सो एसिड नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट केमिकल है और लेबोरेटरी में इसका काफ़ी यूज़ होता है, इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो हम इसकी प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसका स्ट्रक्चर एंड यूजेस, ये सब इस वीडियो में करेंगे। और नाइट्रिक एसिड, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये नाइट्रोजन का ऑक्सो एसिड है। नाइट्रोजन एक्चुअली 5 टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाता है, जिसमें से कि जो 3 इम्पोर्टेंट है वो ये है: हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। आई होप कि इन दोनों के बारे में आपने सुना हुआ होगा, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। एक और ये एसिड है हाइपोनाइट्रस एसिड, तो एक हाइड्रोनाइट्रस एसिड भी होता है। लेकिन ये जो 5 ऑक्सो एसिड्स हैं उनमें से ये 3 इम्पोर्टेंट है, और इन तीनों में से भी सबसे इम्पोर्टेंट है नाइट्रिक एसिड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। अगर स्मॉल स्केल पर करनी हो इसकी प्रिपरेशन, मींस लेबोरेटरी में अगर हमें प्रिपेयर करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है, और अगर हमें लार्ज स्केल पर प्रिपरेशन करनी है इसकी कमर्शियल लेवल पर, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड है। तो पहले हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, और जिसमें कि पहला हमारा है लेबोरेटरी मेथड। तो इसमें सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को जब एक ग्लास रिटोर्ट में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाता है तो उससे नाइट्रिक एसिड बनता है। व्हेन सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन ए ग्लास रिटोर्ट दे गिव नाइट्रिक एसिड। ये है इसका लेबोरेटरी मेथड। हीटिंग करते हैं जब इन दोनों की, तो नाइट्रिक एसिड हमें मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन। अगर हमें कमर्शियल लेवल पर हमें नाइट्रिक एसिड बनाना है तो बहुत ही फेमस ये प्रोसेस है नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन का, ओस्वाल्ड प्रोसेस जिसको बोलते हैं। इट इज़ ओस्वाल्ड प्रोसेस, और ये स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है उस ऑक्सीजन से। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज़ आप जानते हो, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, जल्दी कंप्लीट करवाने के लिए होता है। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट हैं दे आर प्लेटिनम रोडियम गॉज, एंड टेम्परेचर इज़ 500 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर 9 बार। तो जब अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होती है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड कैटलिस्ट मैंने आपको बताई दी है, प्लेटिनम रोडियम गॉज, टेम्परेचर 500 केल्विन एंड प्रेशर 9 बार, इट गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर हमें क्या मिला? ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये एक्चुअली इस पूरी रिएक्शन में रिसाइकल होता रहता है। फर्स्ट स्टेप में ये बन गया नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस पूरी रिएक्शन के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट में हमें जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाता है, तो नाइट्रिक एसिड दोबारा से जनरेट हो जाता है, और फिर दोबारा से वो सेकंड स्टेप से लेकर आगे की बाकी स्टेप्स में यूज़ होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पर लास्ट में जाकर दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा और उसकी रिसाइकलिंग होती रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप में व्हेन अमोनिया इज कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वी गेट नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड इन सेकंड स्टेप में क्या होता है? दिस नाइट्रिक ऑक्साइड गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है सेकंड स्टेप में। एंड इसके बाद थर्ड स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन सेकंड स्टेप इज डिजोल्व्ड इन वाटर एंड इट गिव नाइट्रिक एसिड एज वेल एज नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दोबारा से प्रोड्यूस हो गया है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और ये दोबारा से सेकंड स्टेप को करवाएगा, थर्ड स्टेप में फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब इस तरह से फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक बार अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद रिएक्शन आप कह सकते हो कि चलती रहती है, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड हमें चाहिए सेकंड स्टेप के लिए, थर्ड स्टेप के लिए,
वो उसमें रिसाइकल होता रहेगा। अब यहाँ पर जो हमें नाइट्रिक एसिड मिला है, आप देख रहे हो ये एक्वस नाइट्रिक एसिड है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ये डाइल्यूट होता है बहुत। दिस नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ओसवाल प्रोसेस इज़ वेरी वेरी डाइल्यूट, और इसको हम कंसनट्रेट करते हैं, इसको कंसनट्रेट किया जाता है, इसको कंसनट्रेट कर सकते हैं अप टू 68%। 68% तक इसको कंसनट्रेट किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर और कंसनट्रेट करना है, इसको बहुत ही केयरफुली कंसनट्रेट किया जाता है एसिड्स को। 68% बाय मास इसको कंसनट्रेट किया जा सकता है, और फिर अगर 98% तक इसको कंसनट्रेट सॉल्यूशन हमें बनाना है नाइट्रिक एसिड का, तो डिहाइड्रेशन से किया जाता है। और डिहाइड्रेशन के लिए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि मॉइस्चर को रिमूव करता है, वाटर को रिमूव करता है उसमें से, और 68% से जो कंसनट्रेशन है नाइट्रिक एसिड की वो चेंज हो जाती है 98% तक। इस तरह से हमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिल सकता है। ठीक है, एक बार हम इसको पूरे प्रोसेस को दोबारा से देख लेते हैं, ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। एंड दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इन सेकंड स्टेप इज कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस नाइट्रिक एसिड, एक्वस नाइट्रिक एसिड, और वी कैन से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। एंड दिस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन बी कंसनट्रेटेड अप टू 68% बाय मास। लेकिन अगर उसके बाद भी कंसनट्रेट करना है इसको 98% तक करना है अगर, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन की जाती है यूजिंग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि गैसियस स्टेट में जो नाइट्रिक एसिड है इसका एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ ए प्लेनर स्ट्रक्चर, मीन्स एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस पर इसके सभी एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। इट इज़ अ प्लेनर स्ट्रक्चर इन गैसियस स्टेट। और एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन जब नाइट्रिक एसिड का हम बनाते हैं तो दैट बिहेव्स एज ए स्ट्रोंग एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रोंग एसिड। आप सब जानते हैं कि 3 मिनरल एसिड्स हैं जो स्ट्रोंग एसिड्स में काउंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इन एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रोंग एसिड, और ये हमें पता ही है। अगर हम इसका एसिडिक बिहेवियर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस तरह से दिखाते हैं, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर गिव हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। ये जो है इसके एसिडिक नेचर को शो कर रही है। ये केमिकल इक्वेशन इज़ शोइंग द एसिडिक बिहेवियर ऑफ नाइट्रिक एसिड। सेकेंड जो इसका नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ऑल द एटम्स आर इन सेम प्लेन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑक्सो एसिड है ये, इसलिए जो हाइड्रोजन है, जो एसिडिक हाइड्रोजन है दैट इज़ कनेक्टेड टू, दैट इज़ ज्वाइन टू, दैट इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। ऑक्सो एसिड्स मीन जहाँ पर कि एसिडिक हाइड्रोजन इज़ कनेक्टेड टू, इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये इसमें आप बॉन्ड लेंथ देख सकते हो और बॉन्ड एंगल भी देख सकते हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल, इसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड एंगल है दैट इज़ 102 डिग्री, एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इट इज़ 130 डिग्री। ये है 130 डिग्री। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल 130 डिग्री, एंड दिस एंगल इज़ 102 डिग्री, एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ is 140.6 पिकोमीटर, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज़ ऑफ 121 पिकोमीटर। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मैंने यहाँ पर इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड में भी शो कर सकते हो, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर सकते हो। इनमें जो हाइड्रोजन है वो आप इन तीनों ऑक्सीजन पर अलग अलग दिखा सकते हो, अटैच कर सकते हो। इसके बाद है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़।
ये हमने की इसकी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक तो ये कि इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है गैसियस स्टेट में, और सेकंड वन क्या था कि ये जब एक्वा सॉल्यूशन में होता है इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज़ वेल नोन टू एवरीवन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल्स के लिए भी नॉन मेटल्स के लिए। तो पहले हम मेटल्स के लिए देखते हैं। मेटल्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। लेकिन ऑक्सीडेशन होने के बाद, मतलब ऑक्सीडेशन होने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर हम कोई भी मेटल ले रहे हैं, मान लो कि मैं जिंक ले रही हूँ, तो जिंक का जब नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे। मेन प्रोडक्ट तो सेम रहेगा, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, वो डिपेंड करता है नाइट्रिक एसिड की कंसनट्रेशन पर। अगर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हो तो बाई प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे फ्रॉम व्हेन यू आर टेकिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो उसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जिंक और कॉपर की हम ऑक्सीडेशन देखेंगे बाय नाइट्रिक एसिड। तो एक मैंने आपको बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। प्रोडक्ट्स क्या होंगे ऑक्सीडेशन के, डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड, दिस इज़ वन फैक्टर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, एंड थर्ड फैक्टर इज नेचर ऑफ मटेरियल अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। कौन सा सब्सटेंस आप ले रहे हो, किसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है नाइट्रिक एसिड, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर, मटेरियल दैट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड थर्ड इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो पहले हम देखते हैं कि ये कॉपर को कैसे ऑक्सीडाइज करता है। हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। गोल्ड और प्लेटिनम नाइट्रिक एसिड के साथ कितनी भी कंसनट्रेशन आप नाइट्रिक एसिड की ले लो, ये गोल्ड और प्लेटिनम उससे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। चाहे आप फुली कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लो तो भी गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। गोल्ड और प्लेटिनम आप जानते हो कि नोबल मेटल्स हैं और ये रिएक्ट नहीं करती हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के साथ, और किसी भी एसिड में ये डिज़ोल्व नहीं होती हैं। बट यू शुड नो, हेयर इज़ अ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, मे बी यू हैव लर्न दिस ऑल्सो। एक्वा रिजिया आपने सुना होगा, एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या है, इट इज़ 3:1 रेशो, 3:1 मिक्सचर ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. If you have 100 milliliter of aqua regia, then it will be having 75 milliliter of concentrated hydrochloric acid and 25 milliliter of concentrated nitric acid. aqua regia में 75% कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और 25% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। इसमें गोल्ड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जो कि किसी भी एसिड से, कोई भी सिंगल एसिड गोल्ड को डिज़ोल्व नहीं कर सकता है, बट दिस मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स इन 3:1 कैन डिज़ोल्व गोल्ड। तो अब हम इसकी ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग जो इसका एक्शन है वो कॉपर पर क्या है। कॉपर व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा ही, साथ में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। लेकिन यही अगर हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो इट गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ प्रोडक्ट्स में फ़र्क है, ये प्रोडक्ट सेम है, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी, मेटल्स आपने पढ़ा हुआ है, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे प्रोड्यूस कोरस्पॉन्डिंग साल्ट। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हो तो मेटल का क्लोराइड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो मेटल का सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले रहे हो तो मेटल का नाइट्रेट बनेगा। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज़ चेंज्ड ड्यू टू कंसनट्रेशन ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड सेम इज़ द रिएक्शन फॉर जिंक। जिंक में जो है नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक गिव N2O डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एंड विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ना होकर डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। कॉपर विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बट जिंक विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।
ठीक है। इसके बाद है हमारा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम गेट कोटेड बाय ए फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। ये जो मेटल्स हैं ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, क्योंकि इनकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की, इन्हीं के ऑक्साइड की एक कोटिंग हो जाती है, लेयर बन जाती है, जिसके कारण ये जो मेटल है वो अंदर प्रोटेक्ट हो जाती है और वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है, ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती है। ठीक है। इसके बाद हम नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन देखते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं ऑक्सीडाइज होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती हैं। फॉर एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन विद नाइट्रिक एसिड गिव आयोडिक एसिड HiO3, it is HiO3 and nitrogen dioxide. Carbon with nitric acid give carbon dioxide and nitrogen dioxide. इसी तरह से ही अगर हम देखते हैं सल्फ़र का, सल्फ़र विद नाइट्रिक एसिड गिव सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड फास्फोरस विद नाइट्रिक एसिड गिव फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वाटर तो सभी में बाई प्रोडक्ट है ही है, और साथ ही साथ जो दूसरा बाई प्रोडक्ट सब में सेम है, दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिर्फ जो प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं वो नॉन मेटल पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आयोडीन है तो आयोडिक एसिड इज़ द मेन प्रोडक्ट, विद कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मेन प्रोडक्ट, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मेन प्रोडक्ट, एंड विद फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड इज मेन प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये है नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड। इसके बाद है ब्राउन रिंग टेस्ट। काफ़ी एक वेल नोन टेस्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए नाइट्रेट आयंस की। जैसे कि आपको साल्ट दे दिया जाता है, आपको एक साल्ट दिया है कि आपको बताना है कि इसके अंदर कौन कौन से आयंस हैं। मान लो आपको साल्ट दिया है कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें कि आयंस डिटेक्ट करने होते हैं कि पॉजिटिव आयंस कौन से हैं, पॉजिटिव रेडिकल्स कौन से हैं और नेगेटिव रेडिकल्स कौन से हैं। आपको नहीं पता कि आपका साल्ट क्या है, आप उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस का पता लगा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या साल्ट है। तो क्वालिटेटिव जब एनालिसिस किया जाता है, ये पता लगाया जाता है कि आपके साल्ट में एसिड रेडिकल्स कौन से हैं और बेसिक रेडिकल कौन से हैं। तो वहाँ पर नाइट्रेट का पता लगाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट ये टेस्ट है, वेल नोन टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट, जो कि साल्ट में नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करता है। और ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट जो है इसका बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट बाय ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसका बेसिस है कि जो फेरस आयंस होते हैं ना, फेरस आयंस कैन रिड्यूस नाइट्रेट्स टू नाइट्रिक ऑक्साइड। फेरस आयंस नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो नाइट्रेट आयन है हमारे सॉल्ट में, उसको फेरस आयन नाइट्रिक ऑक्साइड में यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में ये कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ये इन्हीं फेरस आयंस के साथ एक ब्राउन कलर्ड कम्प्लेक्स बनाएगा, जो कि रिंग की फॉर्म में हमें दिखाई देगा टेस्ट ट्यूब में। तो हम देखते हैं कि ये टेस्ट करते कैसे हैं और इससे रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशंस है वो भी हम करेंगे। लेकिन ये बेसिस साइज का टेस्ट का कि जो फेरस आयंस हैं वो नाइट्रेट को रिड्यूस कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड में। इसका मेथड है कि इसमें क्या करते हैं कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। और जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, आपको ध्यान रखना है कि ये उसी टाइम बनाया जाता है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। फेरस सल्फेट इज़ ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड। जब भी आपको चाहिए ये उसी टाइम पर प्रिपेयर किया जाएगा। अदरवाइज इसको बनाकर आपने छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट गेट कन्वर्टेड टू, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इसमें फेरस टू फेरिक सल्फेट Fe2SO4 3। ठीक है। इसलिए इसको जब भी हमें लेना है, जब भी हमें यूज़ करना है फेरस सल्फेट को, इसको फ्रेशली बनाया जाता है उस टाइम पर। इट इज़ एडिड टू एक्वस सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट कंपाउंड। आपको नहीं पता कि आपका जो साल्ट है उसमें नाइट्रेट है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसका एक्वस सोल्यूशन बनाकर उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। इसके ऐड करने से क्या होता है कि जो इसमें फेरस 2 पॉजिटिव आयंस हैं वो इसके नाइट्रेट को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें जो हमारी टेस्ट ट्यूब है,
टेस्ट ट्यूब के किनारों पर, टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर, दीवारों के साथ साथ ड्रॉपर से या किसी भी चीज़ से बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाता है। आप देखो, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब की दीवारें हैं। इन दीवारों के जैसे आपने यहाँ तक आपका जो ये मिक्सचर था, ये था नाइट्रेट कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में यहाँ पर साथ में फेरस सल्फेट भी है इसमें। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर था। हमने अभी कहा कि हमने फेरस सल्फेट को नाइट्रेट कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करना है। तो यहाँ तक हमारा टेस्ट ट्यूब में है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने एक ड्रॉपर से स्लोली यहाँ इसकी वॉल्स के साथ टेस्ट ट्यूब की हमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो आप जब ये डालोगे कि आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपको ब्राउन रिंग दिखाई देगा, जहाँ पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस सॉल्यूशन से मिला जाकर, जिस जगह पर ये दोनों सॉल्यूशंस मिले उस जगह पर, बिल्कुल उस इंटरफेस पर एक ब्राउन रिंग बन जाएगा, जैसा कि इसमें आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। एक ब्राउन रिंग बन जाएगा। ऊपर है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो भी आपने एक्स्ट्रा डाला है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है इस सॉल्यूशन और सल्फ्यूरिक एसिड का इंटरफेस, उनके बीच का पार्ट जहाँ पर वो मिल रहे हैं, और इसी जगह पर दीवारों के साथ साथ एक ब्राउन रिंग बन जाएगा। ठीक है, और अगर ब्राउन रिंग बन जाता है तो उससे कंफर्म हो जाता है कि आपके साल्ट में नाइट्रेट आयन था। इफ़ ब्राउन रिंग फॉर्म्स एट द इंटरफेस, इट इज़ इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। अब इससे रिलेटेड जो केमिकल इक्वेशंस हैं हम वो देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शंस है ना, आपको ये ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शंस दीज आर एट इंटरफेस, ये इंटरफेस पर हो रही हैं ये रिएक्शंस। ठीक है, जहाँ पर कि वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नीचे वाला जो सॉल्यूशन था वो वहाँ जहाँ पर मिले उस पॉइंट पर हो रही हैं। तो वहाँ जो ये नाइट्रेट था वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और HSO4 नेगेटिव आयन बना देता है, और ये नाइट्रिक एसिड जो है फेरस आयन के साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फेरिक आयन। ठीक है, अब जो ये फेरस आयंस थे ना, फेरस आयंस वाटर के साथ ये कम्प्लेक्स बना लेते हैं एक। ठीक है, हेक्सा एक्वा आयरन 2 कम्प्लेक्स, ये कंपाउंड बन जाता है। आप इसको दोबारा से देखो कि जब इंटरफेस पर सल्फ्यूरिक एसिड नीचे के हमारा जो सॉल्यूशन था उससे मिलता है, तो वहाँ पर नाइट्रेट आयन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन react with sulfuric acid and get converted into nitric acid and HSO4 negative ion, hydrogen sulfate ion. And this nitric acid when reacts with ferrous ions, Fe2 positive ion यानी कि ferrous ions, and these ions from acid sulfuric acid it get converted into nitric oxide। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब सॉल्यूशन में फेरस आयंस तो है ही, सभी फेरस आयंस तो फेरिक में कन्वर्ट नहीं हो गए ना, तो कुछ फेरस आयंस जिन्होंने कि वाटर के साथ ये कम्प्लेक्स बना लिया वो इस नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं और एक ब्राउन कलर का ये कम्प्लेक्स बनाते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, और ये जो कम्प्लेक्स है, ये जो कम्प्लेक्स आयन बनता है ये ब्राउन कलर का है, और यही वही हमें रिंग की फॉर्म में दिखाई देता है, जहाँ जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे फेरस सल्फेट और नाइट्रेट कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन के मिक्सचर से मिला, वहाँ पर एक ब्राउन रिंग बन जाएगा। इसके बाद हम करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये इक्वेशंस जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ सकती हैं, केमिकल इक्वेशंस, या पूरी ही केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस आपको लिखने के लिए आ सकती है इसमें। तो इसके बाद यूजेस हैं नाइट्रिक एसिड के। तो इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स। अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए यूज़ होता है, और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स जो हमारे फील्ड्स में, हमारे खेतों में यूज़ होते हैं, उनमें मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? अमोनियम नाइट्रेट से, और अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बनता है नाइट्रिक एसिड से। सेकेंड इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ अदर नाइट्रेट्स। दूसरे नाइट्रेट भी बनाने के लिए यूज़ होता है। अमोनियम नाइट्रेट जो बनाता है वो तो फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, लेकिन दूसरे नाइट्रेट्स भी बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है,
और वो नाइट्रेट्स एक्सप्लोसिव्स बनाने में यूज़ होते हैं या पायरोटेक्निक्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट यूज इज़ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड ट्राईनाइट्रोटोलुइन। ये भी एक्सप्लोसिव्स हैं। ट्राईनाइट्रोटोलुइन भी एक्सप्लोसिव है, TNT। नाइट्रोग्लिसरीन सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राईनाइट्रोटोलुइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब ये पिकलिंग क्या है? जब स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है ना, तो उसमें जो है आपको पता है कि उसमें आयरन भी होता है। जब स्टेनलेस स्टील बनता है तो उसकी जो सरफेस है उस पर कई बार कंटेमिनेशन होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को मतलब मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अगर उस पर ग्रीस है, ऑयल है, उसको हटाने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज़ नहीं किया जाता। इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो मेटेलिक इम्प्योरिटीज़ अगर हैं स्टेनलेस स्टील के ऊपर, उसकी सरफेस पर, तो उनको हटाने के लिए, उनको हटाना ही पिकलिंग कहलाता है। और उस पिकलिंग में क्या यूज़ होता है? कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। एंड इचिंग ऑफ मेटल्स की इचिंग में ये एक मेटल की इचिंग जो है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये इस टाइप से होता है कि जैसे आप पेंटिंग्स बनाते हो ना, तो उस तरह से मेटल की आपने एक शीट ले ली पूरी, जैसे कि आपको पेंटिंग बनानी है मेटल पर, लेकिन कलर्स यूज़ नहीं करने, आपने एनग्रेविंग करनी है उसमें। जैसे आपने शायद कभी आप किसी मंदिर में गए या किसी पुराने मोनूमेंट में गए, हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो वहाँ पर आप देखते हो ना कि दीवार के अंदर खुदाई से बनाई हुई होती हैं आकृतियाँ। तो उस तरह से अगर मेटल पर बनानी है तो उसको ईचिंग बोलते हैं। उसमें क्या है कि जैसे ये पूरी मेटल की अगर हमारे पास ये प्लेट है, इसके ऊपर जैसे आपने कोई डायग्राम बनाना है, मान लो कि आपको कोई फूल बनाना है, ठीक है, तो ये जहाँ पर फूल बनाना ना, तो जैसे पूरा का पूरा इसको वैक्स से कोटिंग कर देते हैं, इसकी मोम से, एक वैक्सी टाइप सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उससे कोटिंग कर देते हैं इस पूरी मेटल सरफेस की। और उसके बाद जहाँ आपको जैसे फूल बनाना है तो वहाँ किसी स्टिक से लेकर ना वहाँ ऐसे इसको अंदर से दबा देते हैं, जिससे कि वहाँ से जो वो वैक्सी सब्सटेंस था ना वो हट जाता है। अब क्या करते हैं, अब ये पूरी आपने इसके ऊपर ड्राइंग बना ली जो भी आपने बनानी थी। अब इस पूरी को उठाकर, इस प्लेट को उठाकर नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक एसिड जहाँ से वैक्स हट गया था ना, उस जगह को खा जाता है मतलब वहाँ से वो रिएक्ट कर लेता है, मेटल जो है डिज़ोल्व हो जाती है और वो हट जाती है वहाँ से। तो उससे क्या होता है कि डिज़ाइन आ जाता है। जब आप उसके ऊपर से, अब सरफेस के ऊपर से वैक्सी कोटिंग हटा देंगे ना पूरी, तो आपको अब उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ मिल जाएगा। और वो डिज़ाइन क्यों बना है, जहाँ भी वैक्स था, वैक्सी कोटिंग थी, वहाँ पर नाइट्रिक एसिड ने अटैक नहीं किया, उसने वहाँ पर कुछ नहीं किया। लेकिन जहाँ से आपने एक पिन लेकर या नीडल लेकर वो कोटिंग हटा दी और डिज़ाइन बना दिया, वहाँ नाइट्रिक एसिड जो है चला गया और वो वहाँ पर उसने उस मेटल को ईट कर लिया, मेटल को खा लिया, और जिससे वहाँ पर वो निशान आ गए। ठीक है, ये है ईचिंग ऑफ मेटल्स। और सिंपली आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि वर्ड्स हैं तो आपको पता होने चाहिए कि ये क्या है। और एंड एज ऑक्सीडाइज़र ऑफ रॉकेट फ्यूल्स में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप घर में अगर बर्निंग कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस की, खाना बनाने के लिए LPG जलाते हो आप, या कोयला जलाया जाता था पहले के टाइम में, लकड़ी जलाई जाती थी, फ्यूल जो भी यूज़ किया था उसमें कुछ ना कुछ उसमें बर्निंग की जाती है। उसको जलाने के लिए जैसे माचिस है या आग है उसका यूज़ करते हैं आप। तो रॉकेट फ्यूल्स, जब रॉकेट्स जाते हैं तो वहाँ जो फ्यूल लेकर जाया जाता है उसमें आप इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर ऑक्सीडाइज़र यूज़ किया जाता है एक, जो कि फ्यूल को ऑक्सीडाइज़ करेगा और फ्यूज़ जो है कंबशन होगी फ्यूल की, और वो उसको एनर्जी मिलेगी रॉकेट को आगे जाने के लिए, मूव करने के लिए। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये एक बहुत अच्छा सब्सटेंस है, अच्छा केमिकल है, जो कि रॉकेट फ्यूल्स में जहाँ की मेनली ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस भी ली जाती है और भी सब्सटेंसेस लिए जाते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करके कंबशन करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट नाइट्रिक एसिड दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। तो ये इतना ही आपको अच्छे से करना है। ये सारा जो आपके सिलेबस में था वो मैंने आपको करवा दिया है डिटेल में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी।